मैंने अपनी पत्नी को जूस में जहर डाल कर दिया और कहा इसे पी लो। मुझे अपनी पत्नी से बहुत नफरत थी क्योंकि मेरी पत्नी मेरे घर वालों की पसंद की थी। मैं उससे जान चुराने के लिए जूस वाले गिलास में जहर डालकर घर से बाहर बाजार की तरफ निकल गया। अब मैं उसकी मौत की खबर सुनने के लिए बेताब था कि तभी अचानक मेरे पापा का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि बेटा, बहू की आखिरी सांसें चल रही हैं, जल्दी से घर आ जाओ, वह तुम्हें कुछ बताना चाहती है। मैं दौड़ता हुआ घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मरते हुए मुझे एक ऐसी बात बताई थी जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरा नाम तरुण है, मैं शहर में जॉब करता था और मैं अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर शादी करने के लिए घर आया था। आज मेरी शादी का 1 महीना हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह 1 महीना नहीं बल्कि 100 साल हुए हैं। मुझे इस शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मुझे एक एक लम्हा घुटन दे रहा था और इस तकलीफ से निकलने के लिए मैं शहर वापस जाने के लिए सुबह सवेरे ही उठ गया था। मेरे पापा ने अपने मरते हुए दोस्त से वादा किया था कि वह उनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाएगा। आज उन्होंने अपना वह वादा पूरा कर दिया था, अपने स्वर्गीय दोस्त की बेटी से मेरी शादी करके। मेरी पत्नी उम्र में मुझसे 6 साल बड़ी थी और दिखने में काली बदसूरत थी। उसका नाम राधा था। मैं गुस्से में घर से निकलने लगा तो राधा मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। इतनी जल्दी वापस ना जाइए। मेरी पत्नी मुझे एक आंख नहीं भाती थी। मुझे उसका बोलना भी जहर लग रहा था। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मेरी आंख के सामने से कहीं चली जाए, जिससे कि मुझे उसका चेहरा नहीं देखना पड़े, लेकिन यह तो नामुमकिन था क्योंकि वह बहू बनकर मेरे घर आ चुकी थी। लेकिन कम से कम मैं तो इस घर को और उसे छोड़कर शहर जा सकता था, क्योंकि मैं शहर में ही जॉब करता था। मैंने अपने पापा के कहने पर जहर का कड़वा घूंट पी लिया था, मगर मैंने अपनी नई नवेली दुल्हन राधा से कोई समझौता नहीं किया था और उसे साफ साफ कह दिया था कि इतनी जल्द वापस शहर जाने का मेरा भी इरादा नहीं था। मैं तुम्हारी शक्ल अब और ज़्यादा नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारी यह काली सी शक्ल मुझे डराती है। मैंने महसूस किया था कि मेरी बात सुनकर वह एकदम से मुरझा गई थी। फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। राधा की बात सुनकर मैं उसके मुंह ताकता रह गया था। मैंने मन ही मन बहुत हंसी आई थी कि काली कलूटी लड़की मुझे जैसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के के साथ रहने के सपने देख रही थी। खैर, इसमें राधा की कोई गलती नहीं थी। यह सपना शायद मेरी वजह से ही वह देख रही थी, क्योंकि मैं भावनाओं में बह गया था और सुहाग रात राधा के साथ मना चुका था। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और यही मेरी गलती हुई थी। लेकिन अब मैं और राधा को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माँ और पापा को जब पता चला कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ तो वह दोनों मेरे पास आ गए और वह मुझे समझा रहे थे कि अभी अभी तुम्हारी शादी को 1 महीने ही तो हुआ है और तुम बहू को छोड़कर जा रहे हो। मैं पापा की बात सुन रहा था क्योंकि मैं उनका बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। मेरे पापा मेरी बहुत तारीफ किया करते थे कि मैं उनकी सारी बातें मानता हूँ और मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे पापा का दिल दुखे। मैंने पापा से काम का बहाना बनाकर उनसे आज्ञा मांगी और फिर मजबूरन पापा ने मुझे शहर जाने की आज्ञा दे दी। उन्हें अपने मेहनती बेटे पर बहुत गर्व होने लगा था। मैं जब घर से निकला तो राधा छत पर कपड़ा डालने गई थी। मैं उसे बिना बताए ही घर से निकल आया और खुले माहौल में हकीकत तो याद थी कि गांव के माहौल में मेरा दम घुटता था। मुझे तो शहर का चौकाचांद अच्छा लगता था। चाहता तो मैं अपने गांव में से कोई खुद का बिजनेस कर सकता था, लेकिन मुझे गांव में रहकर गांव का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैं जैसे तैसे करके शहर में काम कर लिया था और वहीं रहने लगा था। गांव तो बस नाम के लिए कभी कभी आता था। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरा, मेरी महंगी कार के साथ बॉडीगार्ड आ पहुंचे थे।
मुझे लेने। मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती थी। अगर मेरे पापा को यह पता चल जाता कि उनका लाडला इकलौता बेटा क्या काम करता है, बेचारे अब तक जिंदा नहीं रहते। जहाँ तक मेरी पत्नी की बात है तो मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं थी। पुराने पुराने ख्यालात वाली, हर चमक दमक से दूर रहने वाली पत्नी मुझे नहीं चाहिए। यहाँ शहर में एक से बढ़कर एक हसीनाएं और लड़कियाँ मेरी दोस्त थीं, तभी तो मुझे गांव की वह काली और अनपढ़ लड़की एक आंख नहीं भाती थी। शहर में मेरा एक नाम था, एक पहचान थी। बड़े बड़े ठेके वालों भी मेरे आगे पानी भरते थे और मेरे इलाके की तरफ कोई स्मगलर तो क्या, पुलिस भी आंख उठाकर नहीं देखती थी। हाँ, मैं एक जाना माना और बहुत बड़ा बड़ा क्रिमिनल था। राधा को भूलकर मैं अपने काम में बिजी हो चुका था। एक दिन की बात है, जब मैं भेष बदलकर एक ट्रेन में सवार होकर अपना शिकार ढूंढ रहा था, तो कॉलेज की कच्ची उम्र के लड़के और लड़कियां को मैं अपने काम में फंसाता था। इस उम्र में हर एक की चाहत होती है यह पैसा कमाए और अपने माता पिता का सहारा बने। मैं लड़कियों को अच्छे खासे पैसे ऑफर करता था। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को अपना शिकार बनाया हुआ था। हमेशा की तरह उस दिन भी ट्रेन में बहुत भीड़ थी। मैं सीट पर बैठा हुआ था और एक लड़की मेरे बगल में खड़ी थी। वह देखने में गरीब घर की लग रही थी। उसका बैग भी काफ़ी पुराना था, उसके जूते भी फटे पुराने थे। उस लड़की का हुलिया उसकी गरीबी की दास्तां चीख चीख कर सुना रही थी। मेरा नया शिकार मिल चुका था। मुझे मालूम था कि ऐसी लड़कियों को फंसाना बहुत आसान होता है। ऐसी लड़कियां गरीबी से जान चुराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। मैं अपनी सीट से उठा और उससे बोला कि तुम इस सीट पर आकर बैठ जाओ। वह लड़की मेरी बात सुनते ही गुस्से से भड़क उठी और मुझे घूरने लगी। कहने लगी, मैं तुम जैसे लड़के को अच्छी तरह से जानती हूँ। लड़कियों से बात करने का बहाना चाहिए तुम्हें। बस लड़कियों को सीट ऑफर कर दो और उससे बातचीत करना शुरू कर दो। यह तरीका पुराना हो चुका है। मैं तुम जैसे लड़कों के सारे हथकंडे जानती हूँ। मुझे उसकी यह बात भी अच्छी लगी थी। मुझे मालूम हो गया था यह मेरे लिए बहुत ही काम की साबित होगी। मेरे सामने एकदम मेरे डरपोक सी पत्नी का चेहरा घूमने लगा था और उसका चेहरा याद आते ही मेरा मुंह कड़वा हो गया था। उस दिन के बाद मैं हर रोज़ उसी स्टेशन पर जाकर खड़ा हो जाता था जिस स्टेशन से वह ट्रेन लेती थी, और मैं भी उसके पीछे पीछे उसी डिब्बे में चढ़ जाता था। उस लड़की से बात करने का कोई ना कोई बहाना तलाश करता रहता। मैं अपने खास लोगों को उसकी जासूसी पर लगा रखा था। मुझे उसकी पूरी जानकारी मिल चुकी थी। वह बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके एक ही कमरे के घर थे। अपने बूढ़े माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उस लड़की का नाम सानवी था। उसके कॉलेज का भी पता लगवा लिया था। फिर मैं कुछ दिन अपने काम में ज़्यादा बिजी हो गया था और सानवी के साथ ट्रेन में नहीं गया और मुझे कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था और मैं अपनी इस हालत से बेखबर था। मुझे कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था। मैं उसके कॉलेज गया और उसकी सहेली से कह दिया था कि सानवी के पल पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। पहले तो सानवी की सहेली नहीं मान रही थी, लेकिन उसकी अकड़ तो मेरे साथ बड़ी बड़ी मूँछों वाली बॉडीगार्ड को देखकर ही ख़त्म हो गई थी। फिर उस लड़की ने मुझसे मेरा नंबर लिया। नंबर लिखकर वहाँ से उठा, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल बार बार सानवी को देखने को करने लगा था। अगले कुछ दिन तक मैं अपने काम में बहुत ही बिजी थे और इस बीच मैं सानवी को नहीं देख पाया था, मगर उसका ख्याल बार बार मुझे तंग करता था। और फिर एक दिन अचानक सानवी की सहेली का कॉल आ गया। उसने बताया कि 2 दिन बाद सानवी की शादी हो रही है। यह बात सुनते ही मेरा दिल टूट कर बिखर गया था। वो अपनी सहेली की शादी में इनवाइट की थी, तभी उसने फ़ौरन मुझे कॉल करके बता दिया। मैं गुम और गुस्से की अजीब सी दोराहे पर खड़ा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
तब अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं सानवी से प्यार करने लगा हूँ। मुझे अपनी हालत पर खूब हँसी आई थी और फिर मैंने बैठकर सोचा कि क्या करना चाहिए। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और सानवी की बारात आने से ठीक पहले मैंने अपने एक भरोसे के आदमी को भिजवाकर सानवी को उसके घर से उठवा लिया और मेरे घर के एक कमरे में बंद कर दिया था। मैंने अपने आदमियों को सख्ती से बोल रखा था कि इस लड़की को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसकी इज्जत की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी थी। उस पर मैं आँच भी नहीं आने देना चाहता था। मेरा दिल सानवी को देखने के लिए बहुत तड़प रहा था, मगर मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रखा था। 2 दिन और 2 रात अपने घर पर रखकर उसे सुरक्षित उसके घर भिजवा दिया गया था। वह मेरे घर जैसे ही मासूम बनकर आई थी वैसे ही वापस चली गई थी। सानवी के मंगेतर ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। अब मुझे आगे यह करना था कि सानवी के दिल में अपने लिए जगह बनानी थी। मैं हर काम बड़े प्लान के साथ कर रहा था। यह मेरी पुरानी आदत थी और तभी तो आज तक मुझे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। पुलिस को मुझ पर शक था, मगर वह मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने में नाकाम थी। खैर, मैं सानवी की गली में जाकर खड़ा हो जाता था। मैंने बड़ी चालाकी से सानवी के पापा से दोस्ती कर ली थी। वह सीधे साधे आदमी थे, उनसे बात करना तो मुश्किल बात नहीं थी। जब सानवी के पापा से मेरी बातचीत होने लगी थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि सानवी का मंगेतर ही घर के सारे खर्च किया करता था। घर का चूल्हा उस लड़की की वजह से चलता था। अब तो भूखे रहने की नौबत आ गई थी। फिर मैंने सानवी के घर राशन डलवा दिया। सानवी के पापा ने बहुत मना किया था, मगर मैंने भी कह दिया था कि मुझे अपना बेटा ही समझें, और इस तरह से मैं सानवी के पापा से जान पहचान करके उनके घर तक भी पहुंच चुका था। मैं सानवी के घर पर पैसा लुटा रहा था, लेकिन सानवी को पता चल चुका था कि मैंने उसका किडनैप करवाया था, इसलिए वह मुझसे नाराज़ थी और बात भी नहीं करती थी। लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने सानवी के घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। कभी उनके बूढ़े माँ बाप को डॉक्टर के पास ले जाता तो कभी उसके हर ज़रूरी सामान लाकर रख देता। मेरी इसी मेहरबानियों की वजह से सानवी मुझसे माफ़ी मांग ली। मैंने कहा कि इंसान को कभी कभी गलतफहमी हो जाती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम उस दिन के बाद जब भी उसके घर जाते वह मेरे लिए खुद अपने हाथों से चाय बनाकर लाती थी। इस तरह धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई थी। कभी कभी हम घूमने के लिए बाहर चला जाया करते थे, कभी मांगे होटल में भी उसे खाना खिला देता था और साथ में मूवी भी देखते थे और उसे खूब सारा शॉपिंग कराते थे। मांगे मांगे ड्रेस और मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल दिलाता था और दुनिया जहाँ की चीज़ भी दिलाता था, और ऐसा करने पर मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता था, क्योंकि यह सब करने में मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिलता था। सानवी की सुंदरता का मैं दीवाना हो चुका था। मेरे द्वारा दिए गए महंगे कपड़े और ज्वेलरी से उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा निखर गई थी। सानवी का झुकाव भी मेरी तरफ था। छुपे शब्दों में मैं उसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका था, और वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब मैंने सानवी के पापा से उसका रिश्ता मांगा था, और सानवी के पापा को भी इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं था, बल्कि वह तो खुशी से पागल हो गए थे। सानवी ने भी हाँ कर दी थी, मगर न जाने कहाँ से उसको मेरी पहली शादी की खबर हो गई थी, जबकि मैंने आज तक उसे राधा के बारे में नहीं बताया था। यह जानने के बाद सानवी उस दिन सारा दिन रोती रही थी। उसके आंसू देखकर मेरा तो कलेजा फटा जा रहा था। मैंने उसे हर तरह से विश्वास दिलाया कि राधा हमारे रास्ते का कांटा कभी नहीं बनेगी, क्योंकि मैं तो उसको देखना भी पसंद नहीं करता था और वह सीधी सादी लड़की है। वह गांव में ही रहेगी और हम शहर में रहेंगे। मगर सानवी किसी भी तरह नहीं मानी, और फिर सानवी ने यह शर्त रखी कि जब तक राधा को तलाक नहीं दोगे
वह मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उससे बताया कि मैं राधा को नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो मेरे मम्मी पापा मर जाएंगे। तो सानवी ने कहा, फिर तुम ऐसा करो कि वह खुद घर छोड़कर भाग जाए। मुझे उसकी बात पसंद आई। मजबूरन मुझे शहर से सब छोड़ छाड़ कर दोबारा गांव जाना पड़ा। मम्मी पापा राधा मेरे गांव आने पर बहुत खुश हुए थे, लेकिन मेरा रवैया राधा के साथ बहुत ही कठोर था। बात बात पर मैं उसको जलील करता, उसे ताने देता, मगर वह मेरी किसी भी बात का लौट कर जवाब नहीं देती थी, बस खामोशी से आंसू बहाती रहती थी। उसकी काली कलूटी शक्ल मुझे और ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। उसको उसके काले रंग की ताना दिया करता था। उससे कहता कि तुम्हारी काली शक्ल ने मेरी किस्मत को भी काला कर दिया है। मैं उसको पकड़कर शीशे के सामने खड़ा कर देता था और उससे पूछता, बताओ तुम्हारा और मेरा कहाँ पर जोड़ मिलता है? तुम काली अंधेरी रात हो और मैं सब उजाला सवेरा। राधा की आंखों में आंसू भर जाते थे और वह मुझे देखने लगती थी। उसके आंसुओं से पल भर के लिए जो मुझ पर कुछ असर होता था, मगर मैं अपने दिल का क्या करता। मैं तो सानवी के इश्क में पागल हो चुका था। मैंने राधा के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव शुरू कर चुका था और अब तो नौबत मारपीट पर आ गई थी। मैंने राधा पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था। मेरी इतनी बेदर्दी के बाद भी एक शब्द भी नहीं कहा करती थी। मुझे राधा की ढिठाई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बहुत ही सख्त जान पड़ती थी। मैं जितना उससे दूर जाता था, मुझ पर मरती थी। मेरी ज़िंदगी में अगर सानवी भी ना होती तो शायद अब तक मैं राधा की अच्छाइयों का दीवाना बन चुका होता, मगर अब मैं उससे जान छुड़ाना चाहता था, तो उसकी हरकतें मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं जल्द से जल्द सानवी के पास जाना चाहता था। उसकी खूबसूरत प्यारी सी सूरत मुझे याद आती थी। गांव आए हुए मुझे 2 महीना हो चुका था और इससे मेरे कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। मैं सानवी के साथ मोबाइल पर बराबर कांटेक्ट में रहता था और मैं उसे समझाया करता था कि थोड़ा सब्र कर लो, और सारे हालत बताता रहता था। यह भी बताता था कि राधा किसी भी तरह मुझसे रिश्ता ख़त्म नहीं करेगी, कि वह मेरी मारपीट सब सहती रहती है। और फिर सानवी ने मुझे एक ऐसा आइडिया दिया जिसे सुन मेरा दिल दहल गया। सानवी ने मुझसे कहा कि तुम अपनी पत्नी को जहर दे दो। पल भर के लिए मेरा दिल डूब गया था, मगर इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मैंने कहा, ठीक है, यह खुशखबरी मैं तुम्हें जल्द ही सुनाऊंगा। और यह कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। सुबह हो चुकी थी। रात को जब मैं सो रहा था और अचानक से मेरी नींद खुली तो राधा बेड पर नहीं थी। मैंने उठकर राधा को घर में ढूंढा, मगर वह कहीं नज़र नहीं आई। फिर मैं छत पर गया तो उधर ही बैठी हुई थी। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उस समय मैंने उससे बड़े ही प्यार से बात की थी और पूछा, क्या हुआ? राधा मेरे पूछने पर बस हल्का सा मुस्कुरा दी थी, मगर अपने होठों पर कोई शिकवा नहीं लाई। मैंने कहा, राधा, मैं बहुत बुरा हूँ ना? मैंने शब्दों में बनावटी मोहब्बत भरी हुई थी और मेरी इस मोहब्बत पर वह तरस तरफ गई थी और कहने लगी, नहीं, बुरी तो मैं हूँ। पहले आपकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। जब आपकी तरफ देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है। आप जैसे हैंडसम और स्मार्ट लड़के को मुझ जैसी बदसूरत पत्नी मिली। आप कहाँ बुरे हो? बुरी तो मैं हूँ। उसकी बातें मुझे एहसास दिला रही थी कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। मगर वह कहते हैं ना, जिसकी सूरत काली होती उसका दिल बहुत साफ होता है। राधा दिल की बहुत साफ लड़की थी। मैंने राधा के आंसू पोंछते हुए कहा, अच्छा, यह सब छोड़ो, आज गर्मी बहुत है। कोल्ड ड्रिंक में क्या पीना पसंद करोगी? उसने जूस का नाम लिया तो मैंने मुस्कुरा दिया और कहा, तो कल सुबह ला दूंगा। एक पल को मेरा दिल तो चाहा कि समय ही ठहर जाए और मुझे इस मासूम लड़की की जान ना लेनी पड़े, मगर फिर मेरी नज़र
के सामने सानवी का चेहरा आ गया। मैं सानवी के बिना नहीं रह सकता था और सानवी को पाने के लिए मुझे यह करना ही पड़ता। मैं कुछ देर राधा के पास बैठने के बाद राधा से कहा, चलो नीचे, नींद आ रही है। फिर हम दोनों नीचे अपने कमरे में आकर सो गए और सुबह मैं बाजार गया। वहाँ से मैं राधा के लिए जूस लिया और घर वापस आने लगा। रास्ते में मैंने उस जूस में जहर मिला दिया। ऐसे करते समय मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं पसीने से भीग चुका था, मगर उस दिन शैतान ने मेरी एक ना चलने दी। वह मुझ पर पूरी तरह हावी हो चुका था। मैं घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैंने झूठी मोहब्बत जताकर वह जूस राधा के सामने रखा और कहा कि इसे पी लो। उसने मेरे सामने ही जूस पी लिया। जब मुझे विश्वास हो गया कि इतना जहरीला जूस से वह मर जाएगी तो मैं भी उठ गया। मेरा सामान तो पहले से ही पैक था। मैंने राधा को बाय बोला और खुशी खुशी शहर के सफ़र पर निकल पड़ा। मैं बहुत रिलैक्स था कि मेरी खुशियों के बीच जो सबसे बड़ा कांटा था वह अब निकल जाएगा, मगर न जाने क्यों जैसे जैसे शहर की तरफ बढ़ रहा था मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं सानवी के कॉल करके अपने आने के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मैं उसके घर पहुंचकर उसे सरप्राइज देने का सोचा था। फ्लैट की चाबी मेरे पास भी थी, क्योंकि मैंने ही वह फ्लैट सानवी को खरीद कर दिया था। मैं उस फ्लैट पर पहुंचकर चुपके से दरवाज़ा खोला और उस घर में दाखिल हो गया। लेकिन यह क्या, मुझे अजीब सा एहसास हुआ। वहाँ बहुत खामोशी थी। तभी मैंने सानवी को देखा। एक कमरे से निकली थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी और सानवी के हाथ में मिठाई की ट्रे थी। वह मुझे देखकर मुझसे कहने लगी, आज हमारे रास्ते का कांटा निकल चुका है, तो बहुत ही खुशी का दिन है, यह लो मिठाई खाओ। लेकिन मैं उसकी खुशी देखकर बौखला गया था। जब से मैंने उसे फ़ोन किया था कि जूस में जहर दे दिया है, तभी से ये तैयारी में लगी थी और खुशियाँ मना रही थी। उसने कहा, मेरी तरफ से मुँह मीठा करो। मुझे मिठाई देखकर अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर सानवी के बार बार कहने पर मैंने एक टुकड़ा उठाकर खा लिया और मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई। जब उसे काफ़ी देर हो गई और वह ना लौटी तो मैं उस कमरे की तरफ चला गया और मैंने दरवाजे के अंदर से झांक कर देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। कमरे के अंदर किसी लड़के के बोलने की आवाज़ आ रही थी। सानवी उस लड़के के पास बैठी भी कह रही थी कि गौरव जी चिंता ना करें, मैंने तरुण का पक्का इंतजाम कर दिया है। मिठाई में जहर डालकर उसको खिला दिया है और आज अपना बदला भी मैंने उससे ले लिया है। वह क्या समझता था कि मुझे खबर नहीं होगी कि मेरा मुजरिम कौन था, मुझे किसने मेरी शादी की रात में अगवा किया था। मेरा मुजरिम तरुण ही तो है। वह तो भगवान की कृपा है जो गौरव जी आपने मेरे पर विश्वास किया। मोहब्बत तो मैं सिर्फ आपसे ही करती हूँ और हमेशा ही करती रहूँगी। सानवी की बात सुनकर मुझ में वहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। मैं दबे पाँव वहाँ से निकल आया था और तभी अचानक मेरे घर से कॉल आई और मेरे पापा ने कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी की अंतिम सांसें चल रही हैं और वह तुम्हें बुला रही है। मेरे तो कदमों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। जहर तो मुझे भी दिया गया था, मेरी हालत भी ख़राब हो रही थी, लेकिन अब मुझे अपनी हालत की परवाह नहीं थी। मैं जल्द से गांव पहुंचा। मैंने देखा कि राधा के चेहरे पर मौत का सन्नाटा था। मेरे घर पहुंचते ही मेरी पत्नी ने मुझे मुस्कुरा कर देखा। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरी रूह कांप उठी थी और फिर अचानक ही वह मेरे पैर पकड़कर बोली, आप मुझे माफ़ कर दो। मैं घबरा गया और पूछा, क्या हुआ राधा? उसने रोकर कहा, मैंने आपकी अलमारी तलाश की थी। मुझे आपके गलत काम के बारे में सब सबूत मिल चुके थे। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। जहर अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी खड़ा उसकी बात सुन रहा था। वह कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं या ना करूं। मैं इसी सोच में डूबी हुई थी, लेकिन
मैं आपको भगवान के कहर से बचाना चाहती थी, इसलिए मैं आपको इस गलत काम के दलदल से निकालना चाहती हूँ और आपको इस दलदल से निकलने के लिए बस मेरे पास एक ही रास्ता था कि आपको पुलिस के हवाले कर दूँ। मैंने आज ही आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है और आपको गिरफ्तार कर सकती है। राधा की कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लग रही थी। इतना कहते ही राधा एकदम ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। जल्द से उसे लेकर हॉस्पिटल गया। राधा की हालत बहुत ख़राब थी। उसने के लिए डॉक्टर ने 48 घंटे खतरनाक बताए थे। मैं रो रो कर भगवान के सामने राधा की ज़िंदगी की भीख मांग रहा था और फिर मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो अपने पास डॉक्टर को खड़ा देखा था और सबसे पहले मैंने राधा के बारे में पूछा था। भगवान की कृपा से राधा बच गई थी। जब मेरी तबीयत कुछ संभली तो मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मैंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। जेल में मैं दिन रात भगवान से दूर होकर रो रो कर अपने पापों की माफ़ी मांगी थी। मुझे 10 साल की सज़ा हुई थी। 10 साल के बाद मुझे जेल से रिहाई मिली और जब अपने जुर्म की सज़ा काट कर वापस अपने घर जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं राधा मुझे माफ़ करेगी या नहीं। मैंने अपनी रिहाई की खबर किसी को भी नहीं दी थी। चुपचाप घर पहुंच गया था और बाहर दरवाजे पर ही रुक गया। घर के अंदर से राधा की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आ रही थी और मेरी माँ से कह रही थी कि माँ, आपके बेटे बहुत ही बहादुर हैं। कभी भी अपने बेटे को किसी से कम मत समझिए। जब वह आएंगे तो देखिएगा कितने नेक इंसान बनकर आएंगे। वह अपने रास्ते से भटक गए थे, लेकिन अब हमारा आने वाला कल अच्छा होगा। मुझसे अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं भागता हुआ घर में दाखिल हो गया और राधा के कदमों में बैठ गया था और उससे रो रो कर मैंने अपने पापों की माफ़ी मांगी थी। राधा ने मुझे उठाकर अपने गले से लगा लिया और माफ़ कर दिया। फिर मैं अपने माँ पापा से लिपट गया था और माँ पापा से कहने लगा कि आज मैं एक अच्छा इंसान बना हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने मेरे लिए इतनी अच्छी हमसफ़र जो ढूंढ ली थी। अब मुझे राधा की सांवली सूरत एकदम चांदनी जैसी मालूम हो रही थी। लोग कहते हैं इंसान कभी निराश नहीं होता, बल्कि बड़ों के आशीर्वाद से जीवन में खुशियों का रंग भर जाते हैं। मेरी शादी के 10 साल हो गए थे और मेरी 2 जुड़वा बेटियां हैं। मैं राधा के साथ खुशीपूर्वक जीवन बिता रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।